खुशामदीद है। चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। अब तक बस्तियां करीब करीब आती रही थी। वहां के बाद गैर बात पहाड़ों की वजह से हमारे खाने पीने का सामान कम होने लगा। चंदवसा की आवाज़ यकायक फटने लगी। वो कहने लगा कि उसके 3 बेटे थे। पहला लड़का कबीले के और बहुत से नौजवानों की तरह ये अहद करके हिंदुस्तान चला गया कि वो अपनी मुतबरक अमानत का खोज लगाकर ही लौटेगा। वो वापस नहीं आ सका। 7-8 माह तक वो मारा मारा फिरता रहा। फिर एक दिन बुद्धगया में उसे किसी ने मार दिया। मेरी रगों में खून जमने लगा। मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे चंदवसा बराह रास्त मुझसे मुखातिब है और मुझे को सुनाने के लिए ये सब कुछ कह रहा है। मैंने अपनी ठुठरी हुई नज़रें उसकी तरफ उठाईं। मुझसे चंदवसा का भीगा हुआ अंगारा चेहरा देखा नहीं जा सका। उसका एक एक लफ्ज़ मेरा सीना काट रहा था। मैंने उनके दरमियान से उठ के भाग जाने का इरादा किया, लेकिन मेरा सारा जिस्म बर्फ़ का तोदा बन गया था या रेत का ढेर। मैंने खुद को उन सब की नज़रों से छुपाने की कोशिश की और गठरी बना बैठा रहा। चंदवसा कह रहा था कि उसके बेटे की उठान वो एक बेबाक बेजिगर आदमी था। यकीनन वो उस शख्स के पास ज़रूर पहुंच गया होगा जिसकी तहवील में कबीले की अमानत थी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद उसका दूसरा बेटा सरदार बना दिया गया और उसका हशर भी वही हुआ जो दूसरे सरदारों का होता रहा है। 11 महीने अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद उसने खुदकशी कर ली। उसका तीसरा बेटा अपने बड़े भाई की खबर सुन के हिंदुस्तान चला गया। 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं वो वापस नहीं आया। उसके तीनों बेटे बहुत बहादुर और हटीले थे। उन्हें अपने कबीले की इज्जत का बहुत पास था। अब उसके पास सिर्फ एक बेटी रह गई है। बीवी अपने दोनों बेटों का सदमा बर्दाश्त न कर सकी। फिर तीसरा भी चला गया। वो मर गई। मैंने सोचा चंदवसा से कहूँ कि उसका बेटा खुद ही मेरे आड़े आ गया था। मैं उसे ना मारता तो वो मुझे मार देता और मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। मुझे तो ये भी खबर नहीं थी कि वो कौन है। मैं तो खुद उससे कोरा के बारे में मालूम करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी माला कपड़ों से बाहर निकाली थी। चंदवसा के दूसरे साथी भी रो रहे थे और चंदवसा बता रहा था कि उनके बेटे भी इसी तरह इनसे जुदा हो गए। उन्हें कौन बताता कि और भी लोग हैं जिनके घर उजड़े हैं। काश कोरा वो कागजात अपने साथ न लाती, इन्हें वहीं छोड़ के आ जाती। फिर ना लोग उसकी तलाश करते, ना अब्बाजान यूँ घर से बेगाना होते, ना अम्मी मरती, ना घर बिकता। हम दोनों घर से निकल जाते, तब भी घर तो मौजूद रहता। विठल, जामू, माटी और सोलम उनकी सूरतें तक रहे थे। मेरा दम घुट रहा था। विठल ने सोलम के जरिए टूटे फूटे लफ्ज़ों में उनसे अपनी हमदर्दी का इजहार किया, मगर उसने इशारतन बताया कि अगर वो किसी समझ बूझ के आदमी की तहवील में आ गए हैं तो वो शायद कभी इस तरफ ज़रूर आएगा। मेरी तवक्को के खिलाफ विठल ने उससे उसका सबब नहीं पूछा। चंदवसा ने खुद ही कहा कि उस रात बुद्धगया में उज्जैन के कत्ल के बाद कोरा ये कागजात लेकर फरार हो गई थी। उसे इनकी अहमियत और अफादियत, उनके तकद्दस और इज्जत का पूरा अंदाज़ा होगा और वो जिंदा होगी तो कागजात भी महफूज होंगे। मुमकिन है वो किसी शख्स को यहाँ भेजे या कोई शख्स खुद ही यहाँ आए। हम उसी शख्स के इंतज़ार में हैं। सालों गुजरे, यहाँ से सौदागरों का एक काफिला गुजरा था। कबीले वालों को शक हुआ, उन्हें अफसोस है। शक में वो सारे सौदागर मारे गए। उनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ। चंदवसा को इस माहौल में हमें ये नहीं बताना चाहिए था, मगर गालबन यही सब बताने के लिए उसने आज की रात मुंतहब की थी। चंदवसा के नर्म लफ्ज़ों के पीछे तनबीह और ताकीद की सख्ती साफ महसूस की जा सकती थी। विठल के कान सुर्ख नहीं हुए। वो तजस्सुस अमेज़ अंदाज में चंदवसा की बातें सुनता रहा। वो हमारे गया में सामान की तलाशी ले ही चुके। चंदवसा ज़माने भर की बातें कर चुका तो बोला कि कबीला इन कागजात के इवज़ जर्द व जवाहर के अंबार देने के लिए तैयार है। जो कुछ उनके तसर्रफ में है सब निसार कर देंगे। कबीला बहुत सी शर्तें पूरी कर सकता है, सिर्फ एक इस शर्त पर के कागजात इन्हें वापस कर दिए जाएं। मुकद्दस दस्तावेज़ात चांग कबीले का एजाज़ हैं। वो उनके पास आ जाएंगी तो कबीले से ये नहूसतें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। जो कुछ वो उनके इवज़ सर्फ करेंगे, उनके तफ़ैल दोबारा जल्द ही हासिल कर लेंगे। मुकद्दस दस्तावेज़ात चांग कबीले की फ़जीलत है। जिसकी फ़जीलत है वो उसके सुपुर्द कर देनी चाहिए। मालूम नहीं विठल, जामू, माटी और सोलम ने क्या समझा। मैंने अपने तौर पर यही जाना कि सरे दस्त चंदवसा की ये पेशकश हमारे लिए है और खुले लफ्ज़ों में यूँ नहीं है कि इन्हें हम पर कागजात के अमानतदार होने का मुकम्मल यकीन है और ये पाँचों जहाँ दीदा बूढ़े आज रात बेसबब हमारे सामने इकट्ठे नहीं हुए। इनका मकसद कुछ और है, कोई नतीजा अखज़ करना, कोई राय कायम करना, अपने सरदार को हमारे बारे में किसी किस्म की सनद देना। उनकी आंखें तराजू के पलड़े और उन्होंने ये बातें दानिस्ता छेड़ी हैं। उनका लहजा मुतय्यन नहीं था, उसमें आजिज़ी भी थी, फरियाद भी, तलखी भी और एक बेजारी भी छलकती थी। या ये सब मेरे दिमाग के हैवले थे और कुछ भी नहीं था। रात गए तक वो नहीं उठे। आतिशदान में लकड़ियाँ कम हो जाती तो कोई भी नई लकड़ियाँ आग में झोंक देता। उन्होंने बहुत कम शराब पी थी। इतनी देर में सिर्फ आधी बोतल खाली हुई थी। कागजात के जिक्र पर चंदवसा की आवाज़ कभी तमतमाने लगती, कभी उस पर यासियत गालब आ जाती। अब्बाजान यहीं करीब थे। अच्छा होता वो भी इस वक्त हमारे दरमियान होते और अपने कानों से चंदवसा और उसके साथियों की बातें सुन लेते। मेरे मसामों से ठंडा ठंडा पसीना फूट रहा था। अब्बाजान की सूरत एक लम्हे के लिए मेरी नज़रों से दूर नहीं होती थी।
मुझे यकीन था कि विठल के पास ऐसी कोई जमानत नहीं है कि आज रात कबीले के लोग उन तक नहीं पहुंच जाएंगे। और आज रात अब्बा जान यहाँ से कहीं दूर किसी और तरफ नहीं निकल जाएंगे। हो सकता है उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया और चांग कबीले में ये उनका आखिरी दिन हो। विठल के पास ऐसी भी कोई जमानत नहीं थी कि मंदिरों में किसी ने हमें अब्बाजान के सामने चौंकते हुए नहीं देखा है। चांग कबीले से मुतल्लिक जो बख्शू मुस्तकिल यहाँ रहते हैं वो भी चारों तरफ नजर रखते हैं, लेकिन हमें से कोई भी यहाँ से नहीं उठ सकता था, कोई भी नहीं। जामू ने कई बार जमाहियाँ लेकर अपनी थकन और उकताहट का इजहार करना चाहा, उन्होंने तवज्जो नहीं दी। फिर रात को किसी का चन वसा के 5-6 बूढ़े साथी टोपियों और कंबलों से अपने जिस्म ढांप के कसमसाते हुए अचानक उठ खड़े हुए। शायद अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया था। उन्होंने रस्मी अंदाज में हमसे माजरत चाही और बाहर निकल गए। विठल पेवटे मसलने लगा। उनके जाते ही जामू ने कुछ कहना चाहा, मगर विठल ने इशारे से उसे रोक दिया। तेरे साथ ऐसा होता रहे जामू, वो थकी हुई आवाज़ में बोला। इन लोगों ने हम पर भरोसा किया है, सवेरे कुकड़ुकू कर लेना, अभी रात बाकी है। और इस वक्त विठल के लहजे और इशारे से मुझ पर हर हदशा किसी हकीकत की तरह आश्कारा हुआ कि इनमें से कोई हिंदुस्तानी से वाकिफ हो सकता है। जामू नहीं समझा। उसने हुज्जत की तो विठल ने उसे डांट दिया। जाते हुए चंदवसा ने हमसे कुछ नहीं कहा था, इसलिए हम उसको नुमा कमरे में लेट गए। बहुत देर बाद जब मकान में हर आहट मौधूम हो गई तो विठल मेरे करीब खिसक आया और मेरे कान में सरगोशी करते हुए बोला, शहजादे बदन को नीचे ही रखना। ना जाने मुझे क्या हो रहा है, मैंने हाँफते हुए कहा। उसने मुझे अपने बाजुओं में खींच लिया। खोंटे पर बंधा रह लाडले, मेरा जी उड़ रहा है, जी को म्यान में ही रहने दे। ये सब क्या हो रहा है? मैंने डूबती हुई आवाज़ में कहा। ठीक ही हो रहा है जानी, वो सरसराते हुए लहजे में बोला। मेरा दिमाग फट जाएगा। तो इतना बोझ क्यों उठाता है? बस आंखें खुली रख, काश मेरी आंखें बंद हो जाएं। वो मुझे थपकने लगा। अपना नहीं तो दूसरों के हाथ पैरों का ही ध्यान कर ले। हम यहाँ बैठे हैं, मैंने वहशत से कहा, पर छत के नीचे हैं। फ़र्ज़ करो अगर आज ही वो दोनों वहाँ से निकल गए तो इससे भला और क्या होगा रे। लेकिन फिर बहुत सा टूटा ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा दिखता नहीं है। मगर तुमने सोचा क्या है? उसने आंखें मींच ली और चुप रहा। मुझे बताने में कोई हर्ज है? कोई हर्चा नहीं। तो फिर ज़ुबान क्यों नहीं खोलते? ज़ुबान साली ईंट रही है। मुझे मालूम था तुम्हारा जवाब यही होगा। तू कोहनी क्यों मारता है? वो दरश्ती से बोला। एक बात कहूँ? मैंने कुछ तौक़ुफ़ के बाद कहा। बोल। बाकी सब लोगों को वापस कर दो। तेरा घड़ियाल ठीक नहीं चल रहा है। उसने ज़ोर से मेरे बाल पकड़ लिए। तुम्हारा तो ठीक चल रहा है, बदल ले फिर, वो तुनक के बोला। मैंने फिर उससे बात नहीं की, लेकिन हम दोनों चुपचाप पड़े रहे थे। जामू, माटी और सूलम थोड़ी देर बाद ही सो गए थे और हल्के खराटे ले रहे थे। शायद 10-15 मिनट और गुजरे होंगे कि फ़क्तन विठल उठकर बैठ गया और मेरा बाजू पकड़कर हिलाने लगा। लाडले ज़रा घड़ी देख। हम में से सिर्फ माटी के पास खड़ी थी। मैंने जल्दी से उसके कंबल में हाथ डाल के जेब ढूंढनी चाही। माटी हड़बड़ा उठा। टाइम बता दे माटी, मैंने एस्तकी से कहा। माटी घबरा गया। मेरा हाथ उसके मुंह के करीब ही था ताकि अगर वो ज़ोर से बात करे तो उसका मुंह बंद कर दूं। माटी का हाथ सीधा मेरी गर्दन पर आया था, लेकिन दूसरे लम्हे वो ठहर गया। क्या बात है राजा उस्ताद? वो हैरानी से बोला। बात मत कर, टाइम बता दे। माटी की घड़ी में 3 बजे थे। मैंने विठल को बताया तो वो तेज़ी से खड़ा हो गया। माटी को उसने उठने नहीं दिया। चंदवसा बाहर जाते हुए दरवाज़ा भिड़ गया था और हमने मामूल के मुताबिक अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी। विठल पंजों के बल लपकता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा और चंद लम्हे वहीं ठुठका खड़ा रहा। दरवाजे के पार कोई आहट नहीं थी। विठल ने आहिस्तगी से कुंडी पकड़ी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कबाड़ों को अंदर की तरफ खींचा। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, मगर उसने मेरे सीने पर हाथ मारकर मुझे पीछे ही रहने दिया और खुद कबाड़ थामे रहा। उसकी ताख़ीर से मुझे उलझन हो रही थी। दरवाज़ा ज़रा सा खुला होगा कि हल्की चचराहट की आवाज़ उभरी और सर्द हवा का एक थपेड़ा मेरे गालों से टकराया। मुझे झुझरी आ गई। विठल भी रुक गया। दरवाजे के खुले हुए हिस्से से उसने आंखें लगाकर बाहर देखा। बाहर गहरा अंधेरा था। न जाने विठल को क्या हुआ कि उसने इरादा बदल दिया और कबाड़ खिसकाने की बजाय उन्हें एकदम खोल दिया। हम किसी ज़रूरत के तहत भी रात को अपने कमरे से निकल सकते थे। ये कैदखाना नहीं था, एक मकान था जहाँ हम मेहमान थे। विठल घर के किसी मकीन को अपने कमरे से बाहर निकलने की खबर नहीं करना चाहता था, मगर भारी दरवाज़ा आवाज़ के बगैर नहीं खुल सकता था, वरना देर बहुत हो जाती। चंदवसा के घर की मकानियत से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके थे। वो कोई पेचीदा और बड़ा मकान नहीं था। कबीले के आम मकानों के लिहाज से बड़ा, शहरों के मकानों की निस्बत सादा। एक तरफ 2 कमरे बने हुए थे, जिनमें से एक में हम थे और दूसरे में सुल्तान। उनके आगे पुख्ता छत का एक मुख्तसर साइबान बाएं तरफ भी अंग्रेज़ी हरफ एल की तरह 4 दीवारी तक चला जाता था, जहाँ कोठरियों जैसे छोटे मोटे कमरे बने हुए थे। चंदवसा, उसकी बेटी और मुलाजिम उन्हीं में रहते थे। साइबान के बाद एक कशादा सहन था। हमारे कमरों के पिछवाड़े भी एक तंग साइबान के साथ थोड़ा सा सहन था।
हर तरफ दरख्त और मुख्तलिफ पौधे लगे हुए थे। पत्थर की एक छोटी मोटी और ऊंची नीची दीवार सारे मकान का अहाता करती थी। ज़मीन निस्बतन हमवार थी। हमें गुसलखाने वगैरह के लिए सामने सेहन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से निकलकर पीछे जाना पड़ता था। कमरों में सिर्फ एक ही दरवाज़ा था और अकबी दीवार पर रोशनदान के मानत एक खिड़की थी जो अमूमन बंद रहती थी। छत के साथ दीवारों पर भी ऐसे ही मोखले बने हुए थे जिन्हें दरख्तों की छाल या किसी और किस्म के कपड़ों से ढांप दिया गया था। विठल ने मार्टी को हाथ के इशारे से जागते रहने की हदायत की और बाहर निकल आया। हर सू कब्रस्तान जैसी खामोशी और कब्र जैसा अंधेरा था। करीबो दूर की कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। बाहर आकर अंदाज़ा हुआ कि हवा अच्छी खासी तेज़ है। मेरी उंगलियां ठिठुरने लगीं। पैरों में हम ऊनी जराबे पहने हुए थे। मैंने विठल का हाथ थाम लिया। हम अंधों की तरह हाथ फैलाए टटोल टटोल के साहिबान के फर्श पर कदम रख रहे थे। पहले रात को किसी वक्त बाहर निकलने का इत्तेफाक होता तो हम मशाल साथ रखते थे। सारी रात साहिबान के कोने भी मशाल जलती रहती थी। आज वो भी नज़र नहीं आ रही थी। चंदवसा के साथी जाते हुए उसे अपने साथ ले गए होंगे। विठल की जेब में बीड़ी भी होगी, लेकिन बीड़ी उसे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। हमने कदमों के अंदाजे से साहिबान का फासला तय किया और थम पकड़ने में कामयाब हो गए। नीचे सेन में उतरने के लिए सीढ़ियाँ थीं। हम थम के साथ चिपके हुए नीचे उतर गए। पहले विठल, फिर मैं। कपड़ों के बावजूद सहन में कदम रखते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे हम ठंडे पानी में उतर गए हों। सर्दी से मेरे होंठ फड़कने लगे। चंद लम्हों में कितनी ही बार मैंने सर को झटका दिया। ये गहरा अंधेरा कोहर की वजह से था। यख बस्ता कोहर। पहले ही 2-4 कदमों में मुझे अंदाज़ा हो गया कि बाकी फासला तय करना आसान नहीं है। मैं विठल से लौटने के लिए कहना ही चाहता था कि वो और आगे चल पड़ा। बीड़ी उसने अब भी रोशन नहीं की थी। हम तकरीबन 1-1, 2-2 इंच खिसकते हुए 4 दीवारी की तरफ बढ़ते गए। हम दोनों ने अपने चेहरे पूरी तरह ढांप रखे थे। सेन के दरख्तों से बचते हुए हम किसी न किसी तरह दरवाजे तक पहुंच गए। दीवार पत्थरों की थी और ज़्यादा ऊंची नहीं थी। हम कूद के भी मकान के बाहर हो सकते थे। मैं एक मुहिम उम्मीद के सहारे ही विठल का साथ दे रहा था कि शायद दीवार के उस पार ऐसा अंधेरा ना हो। विठल न जाने किस वजह से चुप था। गालबन मुझे ये बावर कराने के लिए कि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख लूं और बाद में उससे कुछ कहने के लिए मेरा मुंह न पड़े। मकान में कोई शख्स नहीं जागा था। हमारी चापें सिर्फ हम ही तक महदूद रही थी। खुरदरे पत्थरों पर पैर टिका के हम दोनों ने एक साथ अपने सर ऊपर किए। विठल दीवार पर चढ़ गया था और मैंने इसके पैर पकड़ लिए। हमने आपस में बात करने से परहेज किया। 4 दीवारी के बाहर तहद्दे नज़र सिर्फ एक ही चीज़ नजर आती थी, बस धुंध, जैसे बर्फ़ से स्याह धुआं उठ रहा हो और वो सारी फिजा पर छा गया हो। आगे आगे ऊंची पहाड़ियाँ थीं और आड़ी तिरछी पगडंडियाँ हमारे पैरों से नामानूस रास्ते। हम किसी तरफ भटक जाते तो सुबह तक कभी लौट ना पाते। बस्ती से मंदिरों का इलाका इतना दूर नहीं था, फिर भी चंद मील से कम नहीं था और सारी की सारी चढ़ाई थी। बीड़ी भी साथ ना देती। साहिबान तक हम रेंगते हुए वापस आए, लेकिन साहिबान में आके हमने अपनी रफ्तार मामूल के मुताबिक कर ली। विठल ने बीड़ी जला दी। हमें जैसे अपनी आंखें वापस मिल गईं। साहिबान में भी धुंध थी और बीड़ी की रोशनी भी उसमें धुंधला गई थी। बहरहाल अब घर का कोई मकीन जाग जाता तो हमें इतनी फिक्र नहीं थी। हमारा कमरा सामने था। विठल अंदर जाने की बजाय सुल्तान के कमरे की तरफ मुड़ गया। उसका ख्याल होगा कि बाहर निकले हैं तो एक नज़र सुल्तान को भी देख लें। इसी कमरे में हमारा सामान रखा हुआ था। दरवाज़ा बंद था। ज़ाहिर अंदर से कुंडी नहीं लगी होगी। विठल ने दरवाजे पर हाथ रख के उसे झटका दिया तो वह एक हल्की आवाज़ के साथ खुल गया। कमरे में मध्यम रोशनी थी, लेकिन अंदर का मंजर देखकर हमारी आंखें खीरा हो गई। कमरे में एक ऊंची जगह सुल्तान लेटा हुआ था और कोई उसके सीने पर नीम दराज था। दरवाज़ा खुलते ही घुटी हुई सिसकी बुलंद हुई और वह बिजली की तरह सुल्तान के सीने से उठ के फटी फटी आंखों से हमें देखने लगी। विठल ने बीड़ी की रोशनी उसके चेहरे पर फेंकी तो उसने मुंह फेर लिया और दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। हमें उसे पहचानने में देर नहीं लगी। वो चंदवसा की लड़की थी। घर में आते जाते बारहा हमारा उसका आमना सामना हुआ था। एक लम्हे के तजबज़ब के बाद विठल ने बीड़ी बुझा दी और दरवाज़ा भीड़ के अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। सुल्तान को अपनी सुध बुध नहीं थी। चंदवसा की नौजवान लड़की तशानुम का सर उसके सीने पर रखा हुआ था। मुझे अपनी बुनियाई पर शुबा हुआ विठल की भी यही हालत होगी। न जाने हमने क्या देखा था। रोशनी में तशानुम का रंग चमक रहा था। मैंने उसे दिन में भी देखा था। वो एक शर्मीली और नाजुक सी लड़की थी। उसके बाल कोरा के बालों की तरह इतने लंबे थे कि कोलों तक आते थे। चेहरे का सुनहरा रंग दमकता था। कोई भी एक बार उसे देख ले तो बार बार देखने को जी चाहता होगा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और शरबती थीं। विठल ने उसे चंद तोहफे दिए थे तो उसके गालों पर सुर्खी छा गई थी। उस वक़्त सुल्तान ने अपने हाथ से उसे चूड़ियाँ पहनाई थी, मगर ये 4 ही दिन पहले की बात थी। कबाड़ खुला तो हमारी नज़र सबसे पहले मार्टी पर पड़ी। वो दरवाजे के पास ही खड़ा था और हाथ में खुला चाकू था। विठल ने उसके गाल और कान थपथपाए और आतिशदान की भोबल में फूंके मारने लगा। मार्टी ने उसमें कुछ और लकड़ियाँ डाल दी। विठल कुछ देर तक हाथ तापता रहा, फिर आके चुपचाप लेट गया। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, ना मैंने उससे, मगर मुझे मालूम था कि वो क्या सोच रहा है। मुझे तवक्को थी कि सुबह होते ही विठल बाहर निकलने में जल्दी करेगा, लेकिन एक तो वो देर से बिस्तर से उठा, फिर यूं ही खामोश बैठा वक्त गंवाता रहा।
आज पहला दिन था कि खिलाफ मामूल चंदवसा नाश्ते के दौरान हमारे दरमियान मौजूद नहीं था। उसके खादम ने बताया कि वह सवेरे ही किसी काम से बाहर चला गया था। उसे हदायत कर गया था कि मेहमानों का ख्याल रखना। रोज़ की तरह मुंह हाथ धोने के लिए गर्म पानी तैयार था। चंदवसा की खादमा दूध और मक्खन में गूंदे हुए ज्वार के आटे की गर्म रोटियां, अचार और चांग कबीले का मखसूस साग ला रही। खिलाफ मामूल आतशाना भी हमारे सामने नहीं आई थी। नाश्ते के बाद हंसा वक़्त गुजार के विठल सुल्तान के कमरे में गया। सुल्तान बिस्तर में दुबका हुआ चाय पी रहा था। उसके चेहरे पर ताजगी थी और बिल्कुल जाहिर नहीं होता था कि रात उसे गहरी चोट लगी है। प्लेट्स खुली हुई थी, मिट्टी के कोंडे में आग देख रही थी और सुल्तान अपना पैर सेक रहा था। विठल ने उससे रात के मुतल्लक कोई बात नहीं की और ना ही ज़्यादा देर वहाँ ठहरा। जब हम उसे छोड़ के जाने लगे तो सुल्तान बेचैनी से बोला, अब मैं चल सकता हूँ उस्ताद। विठल ने फ़ौरन कोई जवाब नहीं दिया। पलट के उसे देखा और ठहरी हुई आवाज़ में बोला, एक दिन और बिता ले रे, तेरे दिन वैसे भी मुझे कम दिखाई देते हैं। सुल्तान पलके झपकाने लगा। तुम क्या क्या हकलाने लगा। ठीक ही बोल रहा हूँ सुल्तान शाह, तुम मुझसे कुछ खफा लगते हो। वो लंगड़ाता हुआ खड़ा हो गया। खफा तो तू हमसे कुछ हो गया साजन, विठल सद लहजे में बोला। मुझको बताओ, सुल्तान चीख कर बोला, लेकिन फिर उसकी आवाज़ खुद बहुत मांद पड़ गई और वो भराए हुए लहजे में बोला, सुल्ताने को गलत मत समझो उस्ताद। विठल के होंठ कुछ कहने के लिए खुले और बंद हो गए। वो सिर्फ सर हिलाकर रह गया और मुझे चलने का इशारा किया। जामू, सुलम और मार्टी हैरत से उन दोनों को तक रहे थे। जामू वहीं रुक गया। दरवाजे से गुजरते हुए विठल मुड़कर बोला, जामू, सुल्तान ने उस्ताद के बदन में मुझको कुछ चीज़ें बड़ी हुई लगती हैं, हो सके तो इनको छांट दे, उस्ताद को शायद फिर रंग दिखाई देने लगे। विठल भाई, सुल्तान हज़ानी अंदाज में बोला। विठल उसके कमरे से चला आया और मुझे बाहर आकर मालूम हुआ कि उसने सामान के लिए खादम को कुली बुलवाने भेजा है। उसका मतलब यह था कि आज फिर विठल का बाजार लगाने का इरादा है। बाजार से वापस आते आते दोपहर हो जाएगी। चंद घंटे तो वहाँ गुजारना ही पड़ेंगे। उसने सिर्फ 2 ट्रंक सामान उठवाया था। हम कुलियों के पीछे चलने लगे तो जामू भी अंदर आ गया। उसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। उसे देखकर विठल के होंठों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। सारे रास्ते जामू नजरें झुकाए चलता रहा और दिनों की तरह बाजार में खूब चहल पहल थी। हमने सामान निकाला तो देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। विठल ने आज भी कोई रियायत नहीं की। वो बज़ाहिर चीज़ों के दाम बता रहा था, लेकिन उसके लहजे में तेज़ी और चुस्ती नहीं थी। कभी दाम इतने उलट सुलट बता देता कि बाद में तरदीद करनी पड़ती। मैं उनसे कुछ अलग थलग एक गोशे में अपने आप को समेटे बैठा था। मैंने ना किसी गाहक से बात की, ना सामान को हाथ लगाया। थोड़ी सी चीज़ें बिकी होंगी और उसने यकायक सामान फिर से ट्रंकों में भरने को कहा और कुलियों को इसे घर पहुंचाने की हदायत की। मेरी रगों में सनसनाहट होने लगी। अब ज़रूर विठल ऊपर जाने का इरादा रखता होगा। ऊपर अब्बा जान मौजूद हैं, मगर कैसे? मैं जितना सोचता उतना ही मेरे दिमाग में अंधेरा होने लगता। आज मौसम में कोई गैर मामूली तब्दीली नहीं हुई थी। आज का दिन भी कल की तरह था, लेकिन विठल के अचानक उठ जाने का सबब इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता था। उसके जहन में कोई बात ज़रूर आई है। आज छठा दिन था। पीरू, जोरा, साटे, मनन मियाँ, पट्टू, हलाको, चिनी और वजीर में से कोई भी नहीं आया था। उन सबको एक साथ ही आना था। विठल ने उनसे अपने जाने के 4 रोज़ बाद बस्ती का रुख करने को कहा था। वो बस्ती से ज़्यादा दूर नहीं थे, मगर वो जगह चांग कबीले की हदूद में नहीं आती थी जहाँ हम उनसे जुदा हुए। वो अगर रास्ता घूमकर ना आते तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पहर लगते। कोई ऐसी बात हो गई होगी, कोई भी बात हो सकती थी। उधर जंगल बेआबान था, करीब कोई बस्ती भी नहीं थी। हमने जानबूझ के उनके पड़ाव के लिए एक सुनसान जगह मुंतखब की थी। यहाँ आने के बाद हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं हो सकता था। न यहाँ से कोई जाकर उनकी खबर ले सकता था और न वहाँ से कोई हमें आकर उनके न आने का सबब बता सकता था। एक दिन की देर हो सकती थी, मगर अब 2 दिन गुजर गए थे। उन्हें खुद जल्द से जल्द हम तक पहुँचने की फिक्र होगी कि कहीं कबीले में हम पर कोई उफ्ताद ना पड़ गई हो। उन्हें इस हकीकत का बखूबी एहसास होगा कि बस्ती में हमारा क़याम बस्ती के बाशिंदों की मर्ज़ी पर मुनहसर है। हम अपने क़याम को तूल देने का कोई न कोई माकूल उज़्र उन्हें ज़रूर पेश करेंगे, लेकिन उसे कबूल करने या ना करने का सारा दारोमदार कबीले के लोगों और उसके सरदार पर है। और उन्हें यह भी एहसास होगा कि हम जिस मकसद के लिए आए हैं, कबीले में जाके फिलफोर हमारा उससे सामना पड़ सकता है। विठल ने सामान बचा बचा के रखा था। ताम कबीले के लोगों के ख्याल में यह हमारा क़याम तिजारती एतबार से सूदमंद साबित नहीं हो रहा था, तो हमें जल्दी आगे कहीं और चले जाना चाहिए था। मौसम भी ख़राब नहीं था, आगे सफ़र करना नामुमकिन हो। पीरू के ना आने से अब तक उसकी कोई कमी महसूस नहीं हुई थी, बल्कि एक लिहाज से ही अच्छा ही हुआ था। कम वक्फे में यके बाद दिगरे 2 तिजारती काफ़िलों की आमद को कबीले के लोग इत्तफाक समझने में इकरा करते। वो हमारी पूरी कोशिश होती कि हम ये इकरार दूर करें। जुदा होने से पहले बस्ती में दोबारा मिलने के मुतालिक हमारे सामने विठल ने पीरू से हर बात साफ कर ली थी। उस वक़्त कुछ लोगों को दूर रोक देना ही मुनासिब था। एक साथ इतने लोगों का बस्ती में दाखिल होना मौजूदा सूरत के मुकाबले में किसी भी तरह बेहतर मालूम नहीं होता था। हम आगे के बारे में बहुत कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते थे। ऐसी सूरत में कुछ लोगों का पीछे आने के लिए बाकी रहना
और पीछे रह जाने वालों के लिए आगे चंद लोगों का पेशकदमी करना ही ठीक था। चांग कबीले के मुख्तलिफ बस्तियों में चार दीवारियां खिंची हुई नहीं थी। कोई भी शख्स यहाँ आ जा सकता था। चुनाचा बस्ती के मकीन पहले पहुंचने वाले अजनबियों से फौरन ही कोई मामलत न रखते। उन्हें उनकी आमद का मकसद पहचानने में कुछ वक्त जरूर लगता कि इतनी देर में दूसरे लोग पहुंच जाते। आखिरी मंजिलों में हमने कुली भी ऐसे मुंतब किए थे जो आगे जाने की बजाय पीछे हो जाएं। फिर पीरों से अलग होकर चांग कबीले में दाखिल होने से बेशतर हमने एक और मंजिल पर पड़ाव किया था और वहाँ भी कुली बदल लिए थे। सारे सफ़र में हम कुलियों से यही कहते आए थे कि हम दो काफिले हैं, दोनों की मंजिलें मुख्तलिफ हैं। जहाँ तक मंजिलें यकसा हैं वहीं तक साथ है और पीरों के आ जाने के बाद हम खुल के कबीले वालों से इतराफ़ कर सकते थे कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं। हमने सफ़र का एक बड़ा हिस्सा साथ काटा है। बाद में इन्हें किसी ज़रिए से हमारे सफ़र की रफ़ाकत के सिलसिले में ख़बर मिल जाती तो आपस में शनासाई के इस एतराफ़ के बाद इस सफ़र की हैसियत उनके लिए इंकशाफ की ना होती और पीरू बस्ती में आकर उन्हें यह कहकर खामोश कर सकता था कि उसका बेशतर सामान दूसरी बस्तियों में फ़रोख्त हो चुका है। बाकी के लिए उसने चांग कबीले में अपनी किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया, जिसका उसने दूसरी बस्तियों में बहुत शोरा सुना था। और उसे मालूम था कि एक और काफ़िला भी उस तरफ सामान लेकर गया है। ज़रूरी नहीं था कि कबीले में सबसे पहले उनकी मुठभेड़ हम ही से हो और हमें उन्हें ये बताने का मौका मिल जाए कि वो किस किस्म की बात करें। कबीले वालों के सामने हम दोनों के रूबरू होने पर बीरू का रद्द-ए-अमल विठल के तर्ज-ए-अमल से मशरूत होता कि वो एक दूसरे से किस हद तक वाकफियत का इजहार करें। ये जांचने के लिए पीरू को चंद लम्हों की मोहलत दरकार होती। इन्हें बहरे सूरत अब आ जाना चाहिए था। चलते चलते मार्टी और जामों की नज़रें अपने इर्द गिर्द पहाड़ियों पर मंडलाने लगती थीं। अभी चंद लम्हे हुए हमारे पीछे बस्ती में अचानक शोर उठा था। सब यही समझे कि वो आ गए हैं, लेकिन पता चला कि एक बर्फानी रीछ बस्ती में घुस आया है और कहीं छुप कर बैठ गया है। बस्ती वाले उसकी तलाश में सरगिर्दा हैं। अंदेशा है कि वो कबीले की किसी औरत या बच्चे को पकड़ कर ना ले जाए। जितना वक्त बीत रहा था तरह तरह के वहम आ रहे थे। मनन मियाँ की हालत वैसे भी ठीक नहीं थी। वजीर भी कई बार बीमार पड़ चुका था। वो रास्ता भी भटक सकते थे। मुमकिन है इन्हें कुली ना मिल सके हों। उनके साथ बड़ी तादाद में सामान था। कबायली कजाक भी उनके आड़े आ सकते हैं। कुछ भी मुमकिन था। अभी हम बस्ती में थे कि रास्ते में विठल ने एक बूढ़े आदमी को रोक के चंद वसा के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। थोड़ी सी तगोदो के बाद चंद वसा सरदार के मकान के करीब एक इमारत से बाहर आते हुए हमें मिल गया। सूलम ने विठल की तर्जुमानी की। विठल ने कहा था कि वो अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान की वसातत से कबीले के सरदार से मिलना चाहता है। यह सुनकर चंद वसा कुछ मुतज़्ज़ब सा हो गया और कोई जवाब दिए बगैर इमारत के अंदर चला गया। हम बाहर ही ठहरे रहे। चंद वसा वापस आया तो अकेला नहीं था, एक मोहम्मद शख्स भी उसके हमरा था। दोनों ने जवाब तलब नज़रों से हमें देखा, लेकिन कोई सवाल नहीं किया और किसी कदर तेज़ रफ्तारी से एक सिमत चल पड़े। जितना हम आगे बढ़ते गए पगडंडी कशादा होती गई। ऊंचाई का एक मुख्तसर फासला अबूर करने के बाद हम सरदार के मकान के सामने मौजूद थे। पहले दिन जब हम सरदार से मिले थे और नवारदों की रवायत के मुताबिक हमने उसे तहाइफ पेश किए थे तो वो जगह और थी, कुछ नीचे इसी इमारत के नज़दीक। यहाँ वो खुद रहता था। पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें एक बड़े रकबे का अहाता किए हुए थी। हमारे दरवाजे पर कोई खास पहरा नहीं था। आसपास और भी कई लोग उधर से गुजरते हुए हमें नजर आए। हम फसील नुमा चार दीवारी के बाहर इंतज़ार करते रहे। हमें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर में एक मुस्तैद नौजवान बुलंद दरवाजे पर ज़ाहिर हुआ। उसके हुक्म पर पहरेदार एक तरफ हो गए। दरवाजे में कदम रखते हुए मेरे पैर डगमगाने लगे। सामने कोई 100 गज की दूरी पर छोटी बड़ी कई इमारतों के बीच में एक बुलंदो बाला 2 मंजिला इमारत खड़ी थी। सबसे पहले उसी पर नज़र जाती थी, क्योंकि वही इन सब में नुमायाँ थी और किसी कदीम चीनी महल का एक हिस्सा मालूम होती थी। ढलवां छत, ऊपरी मंजिल पर अनगिनत दरवाजे, नीचे से फैली हुई ऊपर जाते जाते एक गोल दायरे में सिमटती गई थी। इतराफ में किस्म किस्म के फूल खिले हुए थे। बागीचे में मुख्तलिफ रंगों के पत्थर की लाइटें इस्तादा थीं। चारदीवारी के साथ ऊंचे घने दरख्त थे और उनके दरमियान कहीं कहीं कुटियाएं बनी हुई थीं। अंदर दरवाजे के पास ही एक ऊंची पहाड़ी पर चश्मा फूट रहा था और उसके गिरते हुए पानी पर किसी आबशार का गुमान होता था। कभी ये कोरा का घर था। इसी दरवाजे से गुजर के वो बस्ती में जाती होगी। इस जगह के चप्पे चप्पे ने उसे देखा होगा और चप्पे चप्पे पर उसके कदमों के नक्श सब्त होंगे। मैं कोरा के घर में था, जहाँ उसने आँख खोली थी और सारा बचपन लड़कपन में गुजारा था। ये सब कुछ मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। कभी कोरा मिल गई तो मैं उसे बताऊँगा कि मैं दरूंग बस्ती की सबसे ऊंची पहाड़ी पर वाक़ उसके घर गया था, तो उसे यकीन नहीं आएगा। मैंने दिल में तय किया था कि सबूत के लिए यहाँ की कुछ मिट्टी जेब में रख लूँगा। कहते हैं मिट्टी में खुशबू होती है। कोरा ये खुशबू पहचान लेगी। वो बहुत हैरतज़दा होगी और तब उसे यकीन आ जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ गया। काश वो अंदर ही मौजूद होती। मुझे यहाँ देखती तो उसे सख्ता सा हो जाता। समझती कि ख्वाब देख रही है। आज सूरज मशरक़ के बजाय मगरब से कैसे तुलू हो गया। मेरी आंखें सुन्न हो गई थी या जैसे मैं चलते चलते सो गया था। विठल ने टेहोका मारकर मुझे चौंका दिया। हम बड़ी इमारत के बैरूनी सतूनों से गुजर रहे थे। चंद वसा और उसका साथी हमें इमारत के बाहर खड़े हुए मिले।
उनके साथ और लोग भी थे। उन सब की मैयत में हम इमारत में दाखिल हुए। अंदर से इमारत खासी सजी हुई थी, मगर कोई गैर मामूली सरगर्मी नजर नहीं आती थी। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए हमें एक बड़े कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे के वस्त में दीवार से लगे हुए तख्त पर कबीले का कसरती जिस्म और दरमियाने कद का सरदार अशिगा बैठा था। उसका रंग शहाबी था। मूंछों और सर के बालों का रंग भूरा, दांत छोटे छोटे, पेशानी चौड़ी, सीना उठा हुआ और होंठ पतले पतले थे। हम पांचों ने कबीले की रस्म के मुताबिक उसे ताजीम दी और जब तक उसने बैठने का हुक्म नहीं दिया खड़े रहे। सरदार की छोटी छोटी आंखें किसी जुगनू के मानद चमक रही थीं। विठल ने उसे जुड़ाव दस्ते का एक कीमती खंजर पेश किया। सरदार ने उसे 3-4 बार उलट पलट के देखा। उसके होंठों पर एक सानिये के लिए मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो पहलू बदलकर हमारी जानब मतवज्जह हो गया। पहले दिन की तरह आज भी उसका चेहरा उसके अंदरूनी इज़्तिराब की साफ गुमाजी कर रहा था। वो जल्द से जल्द हमारी ज़ुबान से कुछ सुनने के लिए बेताब था। विठल ने कुछ कहने से पहले वहाँ मौजूद दूसरे लोगों की तरफ मुतरद्दिद अंदाज में निगाह डाली। सरदार फौरन समझ गया और उसने सबको बाहर जाने का हुक्म दे दिया। चनवसा भी चला गया, मगर तहत के पास खड़ा हुआ एक शख्स मौजूद रहा। सोलम, सरदार से बोलो कि इधर कबीले में हम इसकी खातरदारी से बहुत खुश हैं, और बोलो कि अपने पास उसका बदल देने के लिए कुछ भी नहीं है। सोलम ने विठल की कही हुई बात तिब्बती ज़बान में सरदार से दोहरा दी। सरदार ने सर हिलाया और खामोश रहा। बोलो कि हमको रात चनवसा की ज़ुबानी सारी बात का पता चला है। अभी हम इस बारे में कबीले या सरदार के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, तो हमको बोलो और हम पर भरोसा करो। ज़रा ठीक ठीक बोलो। हम सब चौंक पड़े। सरदार भी अपनी नशिस्त पर जमा न रह सका और मुतगय्यर नज़रों से विठल को घूरने लगा। मगर तुम लोग क्या कर सकते हो? वो इस्तरारी लहजे में बोला। हम लोग सौदागर हैं, सौदा करते फिरते हैं। चनवसा ने बोला है कि इधर कबीले के लोग बहुत दिनों से परेशान हैं। अगर कागजात कबीले को मिल गए तो कबीला अपना सब कुछ, जो कुछ भी उसके पास है और अपने से अलग कर सकता है, हवाले कर देगा। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है। सरदार की आवाज़ लपकने लगी। क्या तुम इस सिलसिले में कुछ जानते हो? सौदा अच्छा है तो हम एक बाजी खेलेंगे। क्या तुम कुछ जानते हो? उसने दोबारा पूछा। अभी कुछ ना समझो, पर जब जानने का जतन करेंगे तो जान भी लेंगे, विठल ने पुरस्कून लहजे में कहा। सरदार की चमकती हुई आंखें बुझ गईं। बहुत दिन हो गए, वो मायूसी से बोला। बहुत दिन हो गए हैं। हमको पता है, दिन बहुत हो गए हैं, विठल ऊंची आवाज़ में बोला। तुम लोगों ने दिन बीत जाने से उम्मीद नहीं खो दी है। कबीले का आखिरी आदमी अपनी आखिरी सांसों तक इन्हें दोबारा हासिल करने की कोशिश करता रहेगा, सरदार ने जोश में कहा। तो फिर अब हमको भी अपने साथ शामिल समझो। हमको सारी बात बोल दो। कागजात किधर रखे थे? लड़की कैसी है और किस उम्र की थी? इसका रंग रूप? वो हिंदुस्तान में है, सरदार तेज़ी से बोला। और हिंदुस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है। कबीले के हज़ारों आदमी 9 साल से उसे ढूंढते रहे हैं। तुम कहाँ कहाँ जाओगे? तुम हर घर में घुस के उसे नहीं देख सकते। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, पर हम हिंदुस्तानी लोग हैं। तुम्हारे मुकाबले में हम उधर ज़्यादा खोज कर सकते हैं और काम के लिए बहुत से आदमी इकट्ठे कर सकते हैं। मंजूर हो तो बोलो। मंजूर, सरदार तलखी से बोला। कबीले में किसको ये नामंजूर हो सकता है? फिर जो कुछ रात चनवसा से हमने सुना था, हम समझे वो ठीक है। हमारी एक शर्त और भी है कि कामयाब वापसी पर चांग कबीला सदा के लिए सिर्फ हमारे और हमारे भेजे हुए काफिले को राहदारी देगा, किसी और को नहीं। सब हमको मंजूर है। सरदार के लहजे में उकताहट आ गई। ऐसा मत बोलो सरदार, बोलने से पहले सोच लो। पहले कागजात ले आओ, फिर बात करेंगे। पहले बात पक्की करो, विठल ने जोर दे के कहा। सरदार उछलकर तख्त से उतर आया और सीधा विठल के पास गया। विठल बैठा रहा। सरदार चंद लम्हों तक खशमगीन नज़रों से उसे देखता रहा, फिर उसके पास से हट के कमरे में टहलने लगा और अचानक ठहर के दृष्टि से बोला, तुम कबीले के सरदार के सामने हो। हम जानते हैं, विठल ने थमी हुई आवाज़ में कहा, पर सरदार एक ज़रूरतमंद है और हम सौदागर। ये सौदा आम सौदा नहीं, अलग किस्म का है, चीज़ों का नहीं, जान का है। हमसे इस मामले पर बात करना है तो एक सरदार की तरह नहीं, दुकानदार और ग्राहक की तरह बात करो। वैसे हम तुम्हारी जगह में हैं, हमको इसकी पूरी जानकारी है। तुम आगे बात करो, वो तिल मिलाकर बोला। अभी तुम्हारी सरदारी की मुद्दत कितनी रह जाती है? 7 महीने, उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। बहुत है, विठल ने आस्तगी से कहा। शायद हमको इतना टाइम नहीं लगेगा, हमको 4 महीने का टाइम बहुत होगा। 4 महीने में हम या तो तुम्हारी अमानत तुमको लौटा देंगे या फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। मगर तुम इतने एतमाद से कैसे कह रहे हो? सरदार की आवाज़ में एक खफीफ सी लर्जिश पैदा हो गई थी। ये सोचना तुम्हारा खटराग नहीं है। तुम हरे हरे पर नज़र रखो। तुम क्या चाहते हो? विठल अपनी निशित से उठ के उसके तख्त के करीब आ गया और धीमे लहजे में बोला, हम ज़्यादा बात नहीं करते। तुम बोलते हो 9 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तुमने हर जतन करके देख लिया, तुमको क्या मिला? अब हमको कुछ नहीं मिलता तो तुमको कोई खटक नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारा इतना बड़ा घाटा नहीं है जितना अपना है। हवार हम होंगे, तुम इधर ही रहोगे, पर काम शुरू करने से पहले हम तुमसे हर बात साफ साफ कर देना चाहते हैं। वो सर झटक के बोला, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमें हमारी चीज़ मिल जाए जो चनवसा ने तुमसे कहा है, सब दुरुस्त है। हम तुमसे वादा करते हैं,
हम तुम्हारे वादे पर भरोसा करते हैं, पर कागज़ हमको मिल गए तो हम अपनी जगह उनको तुम्हारे हवाले कर देंगे।